हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप अध्यापक हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था प्रधानाध्यापक के कार्य एवं दायित्व। तो हमारे बहुत सारे मित्रों का फ़ोन आया था, बहुत सारे मित्रों का कमेंट आया था कि सर अध्यापक के कार्य एवं दायित्व पर भी एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अध्यापक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन आइडियल टीचर। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन, शिक्षकों के कार्य व दायित्व तय। दोस्तों, आपको पता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था और इसी अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों की भूमिका एवं दायित्व में संशोधन किया गया। ठीक है। और जो वर्तमान में इस समय जो है शिक्षकों की भूमिका एवं दायित्व है वो क्या है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अधिनियम में शिक्षकों की भूमिका एवं दायित्व निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 23 से लेकर 28 में शिक्षकों की दायित्व और विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों के बीच अनुपात आदि के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है, जो कि निम्नलिखित है। पहला है धारा 23। इस धारा में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में है, जिनको निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कृषि शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित ऐसी न्यूनतम योग्यताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं या उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम योग्यताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, वहां केंद्र सरकार यदि आवश्यक समझे अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यताओं को 5 वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए। परंतु ऐसा कोई शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ में उपधारा 1 के अधीन या अधिकथित न्यूनतम योग्यताएं नहीं हैं, 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेगा। शिक्षक को संदेय वेतन और भत्ते उसके सेवा के नियम व शर्तें वह होंगी जो विहित की जाएं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास केंद्र सरकार द्वारा घोषित शिक्षा अधिकारी द्वारा तय की गई न्यूनतम योग्यताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। यदि किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण देने वाली पर्याप्त संस्था या उपधारा 1 के तहत चाहे गए उपर्युक्त शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है, तो केंद्र सरकार एक लिखित सूचना जारी करके शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं में अधिकतम 5 वर्ष के लिए शिथिलता दे सकती है। यदि वर्तमान में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो तय मापदंड के अनुरूप योग्यता पूरी नहीं करते हैं, तो उन्हें यह कानून लागू होने के 5 वर्ष के भीतर निर्धारित योग्यता हासिल करनी होगी। शिक्षक को दिया जाने वाला वेतन और भत्ते तथा सेवा नियम और शर्तें सरकार द्वारा तय की जाएंगी। फिर दूसरा है धारा 24 के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा। विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन। धारा 29 की उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना। विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना। प्रत्येक बालक के शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तदनुसार तथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण यदि कोई हो जोड़ना। माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थित में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य ससंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना। ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किया जाए। उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन में व्यतिक्रम करने वाला कोई शिक्षक शिक्षिका उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिए दायी होगी। परंतु ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही करने से पूर्व ऐसे शिक्षक को सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाएगा। शिक्षक की शिकायतों यदि कोई हो तो ऐसी रीत से दूर किया जाएगा जो विहित की जाएं। शिक्षक स्कूल में नियमित आएंगे और समय का पालन करेंगे। प्रत्येक बच्चे के पढ़ने के स्तर और गति को जांचना, दर्ज करना और उसके आधार पर शिक्षण योजना तैयार करके पढ़ाना। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त कक्षाएं लेना। सरकार द्वारा तय अन्य शैक्षिक कार्यक्रम। फिर तीसरा है धारा 25। यह धारा शिक्षक छात्र अनुपात पर प्रकाश डालती है। इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 6 माह के भीतर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार बनाए रखा जाए। उपधारा 1 के अधीन छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के प्रयोजन के लिए किसी विद्यालय में पदस्थापित किए गए किसी शिक्षक को किसी अन्य विद्यालय में सेवा नहीं करने दी जाएगी। यह धारा 27 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी गैर शिक्षण प्रयोजन के लिए तैयार नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के पारित होने के 6 माह के भीतर अनुसूची में तय किया गया छात्र शिक्षक अनुपात बनाया जाएगा। उपरोक्त
उपधारा 1 की पालना करते हुए शिक्षक को किसी ऐसे स्कूल में लगाया जा सकता है जहां छात्र शिक्षक अनुपात ठीक नहीं है। उन शिक्षकों को धारा 27 के अंतर्गत तय किए गए कार्यों के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। फिर आता है चौथा, धारा 26, नियुक्त प्राधिकारी समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित करके उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपलब्ध करवाई गई निधियों द्वारा भागत वित्त पोषित किसी विद्यालय के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के 10% से अधिक नहीं हो। फिर धारा 27 है, किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या, जनगणना, विभीषिका, राहत कर्तव्यों या यथास्थित स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधानमंडलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कार्यों के अलावा किसी अन्य गैर शैक्षिक कार्यों को करने के लिए नहीं कहा जा सकता। फिर नेक्स्ट है धारा 28 है, छठवां है, इस धारा के नियम के अनुसार कोई भी सरकारी अध्यापक किसी भी निजी शिक्षण कार्यों में कार्य नहीं करेगा। तो दोस्तों यह तो है आपके जो है अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक के कर्तव्य, अधिकार एवं दायित्व। अब हम आपको दिखाते हैं कि एक आदर्श शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए विद्यालयों में, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व, रोल एंड लायबिलिटी ऑफ अ टीचर। शिक्षा में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का कार्य मात्र कक्षा में शिक्षण कार्य करने पर ही समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि छात्रों को उचित निर्देशन प्रदान करना, विद्यार्थी की भावनाओं को समझना, विद्यालय में सामाजिक वातावरण का निर्माण करना, विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन करना आदि भी अध्यापक के महत्वपूर्ण कार्य हैं। अध्यापक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं में अध्ययन कर सकते हैं। पहला है शिक्षण। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शिक्षण का ही होता है। शिक्षक को ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ इस कार्य को करना चाहिए। एक अध्यापक यदि अध्यापन कार्य उचित तरीके से नहीं करता तो वह अध्यापक कहलाने लायक नहीं है। अध्यापक बालकों को औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक व निरौपचारिक शिक्षा भी दें। अध्यापक अपने दायित्व का निर्वहन तभी कर सकता है जब उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो और अपने विषय के संबंध में नवीनतम जानकारी हो तथा उचित शिक्षण विधि के उपयोग करने की कुशलता हो। साथ ही उसमें कर्तव्यनिष्ठ होने की भावना भी निहित होना चाहिए। फिर दूसरा है कुशल प्रबंधन। स्किल्ड मैनेजर के रूप में विद्यार्थियों को विषय की उचित शिक्षा प्रदान करने हेतु से उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम प्रबंध करना होता है। एक प्रबंधक के रूप में शिक्षक 4 मुख्य कार्य करता है। पहला है योजना निर्माण। किसी भी अच्छे शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा में जाने से पूर्व विषय वस्तु और अनुदेशन सामग्री को क्रमवार रूप से व्यवस्थित करें। इसके लिए वह निम्न कार्य कर सकता है, जैसे संपूर्ण व्यवस्था विश्लेषण, कार्य विश्लेषण, प्रविष्ट व्यवहार का अभिज्ञान, उद्देश्य को सूत्रबद्ध करना, छात्रों की जरूरत की पहचान करना, परीक्षण सामग्री निर्माण। फिर दूसरा है व्यवस्था करना, टू मेक अरेंजमेंट्स। शिक्षक विद्यालय का अभिन्न अंग होता है। विद्यालय में समस्त क्रियाओं की व्यवस्था और उनका कुशल संचालन केवल प्रधानाध्यापक का ही कर्तव्य नहीं है, अपितु विद्यालय का अभिन्न अंग होने के कारण विद्यालय के प्रत्येक कार्य जैसे समय सारणी बनाना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना और संचालन करना आदि प्रधानाध्यापक का पूर्णतः सहगामी होना एवं उनको सफलता के साथ पूरा करने का अध्यापक का दायित्व है। इस प्रकार विद्यालय में विभिन्न प्रकार की व्यवस्था बनाए रखने का अध्यापक का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। एक प्रभावशाली पर्यावरण का निर्माण करके वह अपने शिक्षक कौशलों का प्रयोग करता है, जिससे वह एक ध्यायपुष्ट अधिगम अनुभव का सृजन कर सके। फिर तीसरा है नेतृत्व करना, लीडरशिप। शिक्षक के सम्मुख कक्षा का एक सदस्य होने के साथ साथ छात्रों को एक नेतृत्व प्रदान करने की भी चुनौती होती है। अपने नेतृत्व में छात्रों में ज्ञान पिपासु प्रवृत्तियों का सृजन करता है, छात्रों को प्रोत्साहित करता है। वह उनके मन में उत्पन्न आकंठ इच्छाओं को दिशा देता है। वह छात्रों में सक्षम पहल करके एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिक्षक छात्रों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के उपाय करता है। नेतृत्व प्रदान करने के लिए उसे निम्न कार्य करने पड़ते हैं: संप्रेषण आव्यूह का सही चयन करना, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन का सही सम्मिश्रण करना। फिर चौथा आता है नियंत्रण करना, कंट्रोल। यानी किसी भी शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एवं नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर के रूप में निभानी पड़ती है। अपने निरीक्षण, परीक्षण व जांच द्वारा वह एक नियंत्रक की भूमिका का निर्वहन करता है। नियंत्रक के तौर पर वह निम्न कार्य करता है: शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करना, अधिगम का व्यवस्था का प्रेक्षण करना, शिक्षण व्यवस्था का अवशोधन करना। फिर आता है तीसरा, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में, एज अ साइकोलॉजिस्ट। किसी भी विषय के शिक्षक के सम्मुख कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह होती है कि कक्षा में सभी छात्र एक समान नहीं होते, उनकी मानसिक योग्यता व रुचि अलग अलग होती है। ऐसा व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण होता है। इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने के लिए शिक्षक को मनोवैज्ञानिक होना बहुत जरूरी है। छात्र निम्न रूप से अलग अलग हो सकते हैं: ज्ञान के आधार पर, योग्यता के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, क्षमता के आधार पर, रुचि के आधार पर और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर।
सभी छात्रों को उनकी ज़रूरत के अनुसार ज्ञान देने के लिए एक शिक्षक को मनोवैज्ञानिक के तौर पर कार्य करना पड़ता है। वह बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण व व्यक्तिगत अध्ययन आदि का उपयोग करके शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। फिर अगला पॉइंट है एक अनुदेशक के रूप में, एज एन इंस्ट्रक्टर। शिक्षक शिक्षण के दौरान कक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में परस्पर अंतरक्रिया करने की प्रक्रिया को अनुदेशन कहा जाता है। यह संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रणाली है। एक अनुदेशक की भूमिका के रूप में शिक्षक के निम्नलिखित दायित्व होते हैं: विद्यार्थियों के कल्याण में रुचि लेना, अनुदेशन सामग्री के उपयोग में प्रवीणता हासिल करना, उच्च स्तर की अधिक शिक्षण सामग्री का छात्र हित के लिए उपयोग करना, अपने प्रत्येक छात्र से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना, कक्षा में एक भेदभाव रहित वातावरण का निर्माण करना, पाठ्य वस्तु का संगठन करना, छात्रों की प्रगति को निरंतर जांच करते रहना, अनुदेशन अधिगम का मूल्यांकन करना और प्रतिपुष्ट करना। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों, अनुसंधानकर्ता के रूप में, आ रिसर्चर। विज्ञान में ज्ञान का सर्जन बड़ी तेजी से हो रहा है, इसलिए एक विज्ञान शिक्षक की एक शोधकर्ता के रूप में बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस भूमिका में उसके कार्य निम्न हैं: अपने अध्ययन और चिंतन के आधार पर विषय वस्तु के अधिगम हेतु संभावित उद्दीपन अनुक्रिया हेतु पहल करना एवं उनके प्रभाव का अनुमान लगाना, क्रियात्मक शोध में पहल करना, परियोजनाओं पर विचार विमर्श करना, आलोचनाओं से विचलित न होना, मूलभूत समस्याओं पर कार्य करना, विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में भाग लेना, शोध कार्यों को प्रकाशित करना। फिर आता है मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता के रूप में, गाइड्स एंड काउंसलर्स। एक आदर्श शिक्षक का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व छात्रों को उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढने में सहायता करना है। इस तरह से वह एक मार्गदर्शक व परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करता है। इस भूमिका में वह निम्न प्रकार के कार्य करता है: छात्रों के साथ सौहार्द स्थापित करना, उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना, उनकी समस्या संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करना, छात्र को उसके अंदर मौजूद क्षमताओं योग्यताओं की जानकारी देना, वैकल्पिक संसाधनों की विस्तृत जानकारी प्रदान करना। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों समन्वयक के रूप में, कोऑर्डिनेटर। अध्यापक को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। उसे अन्य शिक्षकों और छात्र प्रबंधन में छात्रों, अभिभावकों व विद्यालय के बीच संबंध स्थापित करना पड़ता है। इस कार्य को करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अंदर निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए: शिक्षा संबंधित अनुशासनों में हो रहे नवाचारों का परिचय हो, अपनी प्रगति का ज्ञान हो, उसका छात्रों व अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों से प्रेमपूर्ण संबंध हो, सामुदायिक परंपराओं का ज्ञान हो, विषम परिस्थितियों में विचलित ना होना, स्थानीय समुदाय से संबंध हो और छात्र की ज़रूरत की पहचान हो। तो दोस्तों ये रहा जो है एक शिक्षक की जो है कर्तव्य एवं दायित्व। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि समाज में आपका इतना बड़ा दायित्व कर्तव्य क्यों है, उसका क्या कारण है और आपसे इतनी अपेक्षाएं क्यों की जाती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप अपनी अपेक्षाओं में खरे उतरें। मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है और मेरा कार्य आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसी दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ ऐसे ही सिमिलर वीडियोज़ लेकर के नेक्स्ट वीडियोज़ में। नमस्कार।